हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। तो आप जानते हैं कि हम मोल कंसेप्ट की जो एक्सरसाइज 5B है उसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। एंड फर्स्ट 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं और आज के लेक्चर में बाकी के जो आपके 11 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 21। कहता है डिटरमिन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर विच वेज 0.09 ग्राम। तो अगर मैं देखो, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, पानी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो H2O ही होता है हमारे पास। अब इस पानी में का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो हो जाएगा 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल 18 ग्राम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है। तो मोल कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए कि अगर मैं 18 ग्राम ऑफ वाटर लेता हूँ, ठीक है, इसमें कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाएंगे। मोल कंसेप्ट सिंपल। और अगर मुझे 0.09 ग्राम के लिए अगर पता करना है ऑफ वाटर कंटेन्स, तो पहले 1 ग्राम करने के लिए मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा दैट इज 18, और उसके बाद आ जाएगा 0.09। तो जब ये कटेगा तो ये 0.01 आ जाएगा यहाँ पर, और ये करेगा तो 2 आ जाएगा, इसे काटेंगे। तो आंसर बेसिकली क्या बनेगा आपका कि ये आ जाएगा बेटा 3.011 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल है यार, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप ये कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है कि molecular formula for the elemental sulfur is S8 in a sample of 5.12 gram of sulfur. How many moles of sulfur are present? How many moles of sulfur are present? Okay, so पहले तो वही इस मोलिक्यूल का जो वेट है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पे अगर मैं S8 की बात करता तो 8 सल्फर है। एक सल्फर की जो वैल्यू होती है, मास जो उसका नंबर होता है वो 32 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आपके पास ग्राम आ जाएगा। तो पहले पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 256 ग्राम ऑफ जो सल्फर है, ठीक है, वो हमारा 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है। एंड अगर मैं 5.12 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं तो 1 ग्राम का तो हो जाएगा 1/256, और 5.12 के लिए करूंगा तो ये बनेगा, ये इसका डबल होता है। तो जब इसको काटेंगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। तो 0.02 मोल, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। फिर वो कहता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर प्रेजेंट। अच्छा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अलग अलग करना पड़ेगा पहले तो। ओके, सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो मैं ऑलरेडी पता कर ही चुका हूँ आपका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, S8 है ना, हाँ, तो 256 grams of S18 contain, that is 6.022 into 10⁻23 molecules। ठीक है जी। अब वो मांग रहा है 5.12 ग्राम में कितना होगा। तो पहले 1 के लिए करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 256, और यहाँ पे 5.12 आ जाएगा, ये इससे कटेगा तो 0.02 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6×12 ना, हाँ, तो ये आपका 1.2044 इंटू 10⁻22 आ जाएगा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 1.2 इंटू 10⁻22 लिख सकते हो। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, अब वो बात कर रहा है कि इसमें एटम्स कितने प्रेजेंट है वो भी फाइंड करके दीजिए। अब S8 की बात करो तो उसमें कुल मिला के 8 हमारे एटम्स होते हैं हर एक मॉलिक्यूल के अंदर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे ऑलरेडी पता है, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे 1.2044 इंटू 10⁻22 के साथ। तो 8×32, 2 3, फिर आएगा 8×32, 32 और 5 35, 35, 35 और दिन 16, एक कैरी 9, 9.2
6352 इंटू 10 की पावर 22 आपका बनेगा, जिसको आप चाहें तो अप्रोक्सीमेटली 9.6 इंटू 10 टू द पावर 22 ले सकते हो। तो इतने एटम्स जो हैं वो आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो बस आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि फॉस्फोरस इज कंसिडर्ड टू कंटेन P4 मॉलिक्यूल्स। P4 मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि इसमें 4 जो है एटम मेरे फॉस्फोरस के ही एटम्स हैं यहाँ पे। तो वो कहता है देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। तो पहले ऑब्वियस मुझे ग्राम मोलिकुलर जो ग्राम एटॉमिक जो मास है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो P4 का निकालने के लिए 4 इंटू मास ऑफ P जो है वो मुझे करना पड़ेगा, जो कि फॉस्फोरस का 31 होता है। तो 124 ग्राम मुझे मिल जाएगा। अब 124 ग्राम ऑफ P4 इक्वल टू 1 मोल ऑफ P4। अब हम ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार ये कर चुके हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो 1 डिवाइड बाई 124 मोल हो जाएगा आपके पास। और क्योंकि मुझे 100 ग्राम, ठीक है ना, फॉस्फोरस पता करना है, तो आपके पास 100 डिवाइड बाय 124 हो जाएगा, जिसका आंसर 0.806 मोल हमारे पास होगा। बहुत सिंपल सा है यार, आराम से कर सकते थे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अब क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा समझ के आराम से करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन इफ 308 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट इज एट STP वेज 0.979 ग्राम। देखिए ग्राम मोलिकुलर जो मास होता है क्लोरीन का, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेंटीमीटर क्यूब में, वो होता है 22400 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई, मतलब इतने वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन का जो मास होगा वो ग्राम मोलिकुलर मास होगा आपका। अब इसने मुझे क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो क्या करना है। 308 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन है ना, ठीक है, वेज इजिकल टू कितना करता है 0.979 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन का वेट कितना होगा 0.979 डिवाइड बाय 308। और मेरे को पता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 22400 सेंटीमीटर क्यूब हो है वैल्यू। तो 0.979 अपॉन 308 इंटू 22400 आप यहाँ पे करेंगे। बस इसको सॉल्व करना है यार, सॉल्व करके आपका 71.2 ग्राम आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे आया है, ये है मेरा द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ द क्लोरीन। तो अब स्टैंडर्ड वैल्यू के इस्तेमाल करके आप स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जो कि ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन है आपका। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बोलता है बी पार्ट में, कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 4 एटमॉस्फेयर्स। 4 एटमॉस्फेयर्स, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 4 एटमॉस्फेयर। ओके, देखिए इसमें क्या करना है आपने। पहली बात, जब हम STP की बात करते हैं, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर जो है हम यहाँ पे लेते हैं दैट इज टेम्परेचर कितना लेते थे, प्रेशर तो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हम लेते हैं। और हाँ, टेम्परेचर 273 केल्विन, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नहीं पूछ रहा, वो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानबूझ के पूछ रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि भाई 4 ग्राम के हिसाब से मेरे हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है। तो देखो, अगर मैं हाइड्रोजन के ग्राम मोलिकुलर मास निकालू, ग्राम मोलिकुलर मास अगर निकालू हाइड्रोजन का, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 ग्राम मुझे मिल जाएगा। अब 2 ग्राम ऑफ H2 will have volume is equal to, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ग्राम ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर डेसीमीटर क्यूब हो गया। 1 ग्राम
का कितना होगा 22.4 डिवाइड बाय 2, और 4 ग्राम के लिए चेक करो तो कितना होगा 22.4 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, तो कट के 2 बन गया, ये बन गया आपका 44.8 डेसीमीटर क्यूब आपका बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया, प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना, इजी है कर सकते हो बट आपको समझना पड़ेगा कैसे करना है कि P1 मतलब जब आपका प्रेशर 180 m है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब हमारा जो वॉल्यूम है वो ये आता है 44.8 डेसीमीटर क्यूब। अब नया प्रेशर जो है वो मेरा 4 एटमॉस्फेरिक है, क्योंकि देखो 22.4 हम जब भी लेते हैं उसमें प्रेशर 1 एटीएम का ही होता है, तो उसके हिसाब से पहले चेक कर लिया 4 ग्राम का क्या वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर तुम प्रेशर को बढ़ा दोगे तो जो वॉल्यूम क्या होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है। एंड अगर मुझे V2 कैलकुलेट करना है तो मतलब P1V1 डिवाइड बाय P2 मुझे यहाँ पे करना होगा। याद रखें हमने जो 22.4 यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये इस्तेमाल करने के लिए जो प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है वो 1 एटीएम है। उस 1 एटीएम के हिसाब से 4 ग्राम हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम बनता है वो ये रहा। बट अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम इस बॉयल्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 1 इंटू वॉल्यूम है 44.8 डिवाइडेड बाय P2 जो कि 4 है, सॉल्व करेंगे तो 11.2 डेसीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपना बी पार्ट करना था, अलग टाइप का है क्योंकि यहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग दिया हुआ और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है ये। अब बात करते हैं आखिरी अपने सी पार्ट की तरफ हम अपना चलते हैं। अब सी पार्ट के अंदर सबसे पहले आता है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन इन 22.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। देखिए सबसे पहली बात तो आपको समझना होगा कि CO2 का जो मोलिकुलर मास है वो कितना है, तो 12 प्लस 2 इंटू 16, 32 और 12 मास ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोला इसने, तो ये तो हटाना पड़ेगा फिर मुझे, मतलब ऑक्सीजन का ही निकालना है। ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है इसमें, तो 2 इंटू 16 दैट इज 32 ग्राम। अब देखिए 22.4 liters of CO2 contain ऑक्सीजन, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे इसका स्टेटमेंट चेंज करते हैं। स्टेटमेंट में पता क्या लिखेंगे मैं बताता हूं आपको, फिर में आएगा द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 22.4 लीटर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 32 ग्राम, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है फॉर 1 लीटर। फॉर 1 लीटर वैल्यू हो जाएगी आपकी 32 डिवाइड बाय 22.4, और 2.2 लीटर के लिए अगर निकालना है तो 32 डिवाइड बाय 22.4 इंटू 2.2, बस ये करना था। सॉल्व करने के बाद 3.14 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करके और ऐसे सॉल्व करके आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिलता है। ठीक हो गया, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। अब क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि अ स्टूडेंट पुट्स हिज सिग्नेचर विद ग्रेफाइट पेंसिल, इफ द मास ऑफ कार्बन in the signature is 10 to the power minus 12 gram, so calculate the number of carbon atoms in the signature। तो हमें कार्बन का मास नंबर पता है ना, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 6.022 10 to the power 23, इतने हमारे पास क्या होते हैं एटम्स होते हैं कार्बन के। 12 ग्राम अगर लेते हैं तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने होंगे 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया जाएगा, और 10 की पावर -12 ग्राम में अगर आप कैलकुलेट
करना चाहते हो तो 6.022 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 टू द पावर -12 किया जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो 5.019 इंटू 10 टू द पावर 10 एटम्स आपको मिल जाएगा। बस आपने अब इसको सॉल्व करना है। इतना काम तो देखो, अब मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँ आप 10th के अंदर हो यार, कैलकुलेशंस तो आती ही हैं, तो बड़ा आसान है, इसको कैलकुलेट करें और आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। डन। देखिए अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 26। कहते हैं अननोन गैस है, उसकी डेंसिटी आपको दी हुई है, कहता है 3 ग्राम उसका मास है पर लीटर के हिसाब से एट 273 डिग्री सेल्सियस एंड 1140 mmHg प्रेशर। तो ग्राम मोलिकुलर मास आपने इस गैस का निकाला। देखिए एक बात अच्छी तरह अगर आपको याद हो जो मैंने आपको बताया था कि ग्राम मोलिकुलर मास किसी भी गैस का एट STP देखा जाता है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो जो हमारा टेम्परेचर हम लेते हैं वो हमारा आता है 273 केल्विन लिया जाता है। प्रेशर की बात करें तो क्योंकि ये mmHg है तो यहाँ पे भी मैं 760 ले लेता हूँ, तो 760 mm ऑफ Hg लिया जाता है स्टैंडर्ड वाइज। बट यहाँ पर कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे 273 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में तो ये आपका 546 के करीब आपका केल्विन आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ प्रेशर वो भी अलग है। तो पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, पहले ना मैं वो वॉल्यूम निकाल लेता हूं गैस का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और तब जाके मैं आगे प्रोसीड करता हूं। मतलब क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको फॉर्मूला याद है, हमने ये स्टडी किया है कि P1V1 ओवर T1 हमारा P2V2 ओवर T2 के बराबर होता है। अगर मैं जो मुझे वैल्यूज दी गई हैं अगर उसके हिसाब से चलूं तो P1 जो है वो हमारा 1140 हो गया, ठीक है। V1 कितने लीटर हमें दिया है, 1 लीटर के हिसाब से स्टडी करना है, तो यहां पे 1 लीटर आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 1 लीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय T1 कितना टेम्परेचर है 273। तो टेम्परेचर T1 जो कि है 273 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब 273 प्लस 273 करना पड़ेगा केल्विन के लिए, तो ये आएगा 546 केल्विन आ जाएगा। ओके, तो यहां आ गया 546 आ गया इजिकल टू P2 मतलब जो अब मुझे स्टैंडर्ड वैल्यूज है, जैसे 760 जो है mm ऑफ Hg। नया वॉल्यूम तो यार मुझे फाइंड करना है तो V2 रख लेता हूं, और नीचे है T2 तो आएगा 273 केल्विन ही है, ये भी केल्विन है, ये भी केल्विन है आपका। तो मुझे V2 ना एक्चुअली में फाइंड करना है। तो मैंने ये देखा कि यार अगर मैं इससे काटूं तो ये तो 2 से गया सीधा, और V2 अगर मुझे निकालना है तो V2 आ जाएगा 1140, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करके आएगा, डिवाइड बाय 760 इंटू 2। आप सोल्व कर लीजिए, आपका 0.75 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो एटलीस्ट मैंने ये निकाल लिया कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से मेरे उस गैस का क्या वॉल्यूम होना चाहिए, वो है 0.75 लीटर। ये मेरा यहां पर आ चुका है। डन होगी जी बात हमारी इतनी। अब मुझे ये जानने की कोशिश करनी है कि 0.75 लीटर जो है वो कितने मोल के बराबर है, और जो उसका ओरिजिनल मास होगा उसका, हाँ, तो उसके हिसाब से मैं अपना आंसर निकाल लूंगा। मतलब क्या, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर मुझे स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना है तो मैंने पढ़ा है यहाँ पे 0.75 लीटर है ना, हाँ। अगर मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से चलूं तो हमने ये पढ़ा है कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस at STP is equal to 1 mole of that gas, तो जो मैंने अभी वॉल्यूम इसका फाइंड किया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में, वो है 0.75 लीटर। तो अगर इसका मैं मोल के टर्म्स में निकालना चाहूं तो 1/22.4 इंटू 0.75 हमारे को मिलेगा।
इसको मैंने सॉल्व किया है और मेरा आंसर 0.0335 मोल मुझे मिल जाता है, मोल ऑफ दैट गैस। अब इतने मोल का क्या मास है वो हमें दिया हुआ है। पहले मैंने क्या चेक किया, मेरे बात ध्यान से समझना बेटा। पहले मैंने ये जो वैल्यूज दी गई थी इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के हिसाब से इसका वॉल्यूम निकाला। अब मैंने कहा कि 22.41 मोल के हिसाब से होता है, तो जो हमें यहां पर वॉल्यूम मिला है एट एसटीपी उसका क्या मोल होगा, मैंने वो मोल निकाल लिया है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि 0 पॉइंट, और हमें दिया क्या क्या है देखो, 0.33 मोल ऑफ दिस गैस इज इक्वल टू 3 ग्राम। वो है ना, हमें 3 ग्राम दिया हुआ है ना उसका। तो 1 मोल का क्या होगा, तो फॉर 1 मोल हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 0.0335। बस सॉल्व करेंगे तो 89.55 और मतलब अप्रोक्सीमेटली हो गया 89.6 ग्राम आपको यहां पर मिल जाता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, 1 मोल ऑफ एनी गैस जो होती है वो उसी गैस के ग्राम मोलिकुलर वेट के बराबर होता है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करा था। मैं फिर से बताता हूं मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि हमें दिया गया है मास पर लीटर के हिसाब से, पर वो जो पर लीटर है ना वो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से नहीं था। तो पहले तो मैंने ये जाना कि भाई जो टेम्परेचर और जो प्रेशर मेरे को दिया है एसटीपी के हिसाब से वो कितना वॉल्यूम बनता है 1 लीटर का भी अगर देखूं मैं, तो मैंने वो वॉल्यूम पता कर लिया, तो वो है 0.75 लीटर्स। फिर मैंने ये जानने की कोशिश करी कि 0.75 लीटर्स के हिसाब से कितना मोल बनता है किसी गैस का, वो ये बनता है। इसका मतलब जो हमें दिया गया है 3 ग्राम, वो इतने मोल ऑफ गैस का दिया हुआ है। तो मैंने उनको इक्वेट कर दिया कि भाई मेरे इतने मोल ऑफ गैस क्योंकि 3 ग्राम के बराबर है, तो 1 मोल कितना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा और आपका आंसर आ गया। और किसी भी गैस का अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो वो उसी गैस के ग्राम मोलिकुलर वेट के बराबर होता है। तो ऑटोमेटिकली ये जो आंसर है ये आपको यहां पे मिल जाता है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 26 जो था वो अपना अटेम्प्ट करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। अब कॉस्ट ऑफ शुगर इज 40 रुपीज पर केजी, कैलकुलेट इट्स कॉस्ट पर मोल। बड़ा आसान है। पहले तो ग्राम मोलिकुलर मास निकालूंगा इसका। ग्राम मोलिकुलर मास निकालने का मतलब हुआ कि पहले आप 12 आपके कार्बन है तो कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम, तो 12 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 22 हाइड्रोजन है वो 1 ग्राम के साथ हो जाएगा क्योंकि उसका ग्राम एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 11 दिए हुए हैं तो इंटू आप 16 करेंगे। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी और मेरे पास 342 ग्राम मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे आपको ये मिल जाएगा। अब हमने ये पढ़ रहा है 40 रुपए 1 केजी के हैं, मतलब 1000 ग्राम ऑफ शुगर का जो कॉस्ट है कितना है, 40 रुपीज है आपका। कितना, 40 रुपीज है। तो 1 ग्राम ऑफ शुगर का क्या कॉस्ट होगा, ऑब्वियस है बेटा 40 डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा मैं अपना। और मेरे को निकालना है 342 ग्राम, आपने कहा ना कॉस्ट पर मोल। अब 1 मोल उसके ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है और उसका ग्राम मोलिकुलर मास जो है वो 242 ग्राम है। इसलिए अगर 1 मोल की बात कर रहा है तो मतलब हुआ कि उसे ग्राम मोलिकुलर मास के हिसाब से क्या कॉस्टिंग होगी वो मुझे निकालना पड़ेगा। ऑफ शुगर कॉस्ट 40/1000 इंटू 342 मैं करूंगा और मेरा आंसर ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं 13.68 पर मोल मुझे मिल जाएगा। ठीक है, हर मोल जो है वो इतने ग्राम का होगा और इतने ग्राम की जो कॉस्टिंग है वो मैं निकाल चुका हूं, तो मतलब हर एक मोल इतने रुपए का होने वाला है। तो इस तरीके से आपने इसको करना था। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द लीस्ट, इन चारों में से सबसे कम किसका वेट है। 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहा है। अब देखिए अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो
नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक वेट जो है वो 14 ग्राम का होता है ना, 14 ग्राम का होता है। इसका मतलब 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए 1 ग्राम एटम जो है, ग्राम एटम जो है ऑफ नाइट्रोजन, कितना ग्राम एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास होता है उसका, 14 ग्राम के बराबर होता है। तो 2 ग्राम एटम के बारे में बात कर रहा है, 2 ग्राम एटम की बात कर रहा है, तो दैट विल बी 14 इंटू 2, आंसर 28 ग्राम आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया ए पार्ट। फिर बी पार्ट को चेक करेंगे हम। कहता है इतने एटम्स ऑफ कार्बन का क्या वेट होगा, तो मेरे को पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 ग्राम के बराबर होता है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम्स के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो 12 डिवाइड बाय, पहले तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 25 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 597.7 ग्राम। ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर कहता है 1 मोल सल्फर का बताओ कितना होगा, वो तो हमें पता है यार, 1 मोल ऑफ सल्फर जो है वो उसके ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होगा, तो वो है 32 ग्राम, बात खत्म। और डी पार्ट आता है 7 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो 7 ग्राम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का 7 ग्राम, जो ग्राम, अच्छा 7 ग्राम ही दिया हुआ पहले दिया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आंसर फिर 7 ग्राम हुआ, 7 ग्राम ऑफ सिल्वर ही होगा आपका आंसर। देखो ना, मैंने पहले पता किया कि 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कितने मास बनता है, वो है 28 ग्राम। फिर मैंने पता किया इतने एटम्स का क्या मास है, तो ये निकला। फिर मैंने किया 1 मोल ऑफ सल्फर 32 ग्राम का है, और एक क्वेश्चन दिया 7 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो जितने भी बाकी वैल्यूज है वो 7 ग्राम सिल्वर से, तो उनका वेट ज्यादा ही है, इसलिए वो हाई हो गया, सबसे लो वाला डी हो गया, तो डी आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको करना था। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अब 29 में कहता है कि 4 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा कंटेन्स, 4 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा कंटेन्स, 4 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा कंटेन्स। ओके, सबसे पहले बात तो अगर मैं कास्टिक सोडा की बात करता हूं तो कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH होता है मेरा। NaOH का जो ग्राम एटॉमिक वेट है, ग्राम मोलिकुलर वेट जो होगा, वो है सोडियम का तो 23 हो गया, नहीं सोडियम का 23 हो गया, हाँ, ऑक्सीजन का 16, और एक हो जाता है हाइड्रोजन का, कुल मिला के 40 ग्राम बन गया आपका। अब वो जो 40 ग्राम है आपका, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, 40 ग्राम ऑफ NaOH 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स के बराबर होगा। तो अगर मैं 4 ग्राम का निकालना चाहता हूं तो 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 40 पहले तो, ताकि 1 ग्राम का आ जाए, उसके बाद 4 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 molecules of अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हमारे पास आ गया। तो 4 ग्राम के अंदर ये जो सी पार्ट है ये तो एक्सेप्टेबल है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी सवाल क्या है कि 4 ग्राम जो है उसमें इतने एटम क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखा जाए तो उसमें 3 एटम है, टोटल मॉलिक्यूल्स में 3 एटम है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो ऑफ कोर्स ये आंसर तो नहीं होगा, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है आपके पास। 4 ग्राम एटम ऑफ सोडियम बिल्कुल भी नहीं है आपका, क्योंकि इसमें जो सोडियम प्रेजेंट है वो सिर्फ एक ही एटम है, और क्योंकि सिर्फ एक ही एटम है आपका सोडियम का, तो उसका 23 ग्राम जो होगा वो 1 ग्राम एटम के बराबर होगा।
तो ऑलरेडी क्योंकि एक ही है इसलिए यहां पे 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम लिखा था तो मैं मानता, लेकिन वो नहीं है तो इसलिए गलत है ये आपका। उसके बाद अगर मोल्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं तो बेटा कि 40 ग्राम ऑफ Na, नहीं मतलब 1 मोल जो है ऑफ NaOH वो मेरा 40 ग्राम के बराबर होता। तो 4 मोल के अगर मैं 4 मोल, नहीं मैं एक गलती कर रहा हूं यहां पे, मुझे 4 ग्राम का मोल निकालना है, 4 ग्राम का मोल निकालना है ना, गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं, है ना। 4 ग्राम का क्या कितना मोल होगा ये पता करना है। तो 40 ग्राम 1 मोल के बराबर है। तो 4 ग्राम जो होगा 1/40 इंटू 4 1/, 0.1 मोल के बराबर होना चाहिए। 0.1 मोल ऑफ NaOH होना चाहिए था। तो इसमें से कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, सिर्फ सी वाला सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए वो हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए जी क्या अगर क्वेश्चन बहुत है। अब हमने बात करनी है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। देखिए जहां तक हम अमोनिया को जानते हैं ये हमारा NH3 होता है। अगर इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास में चेक करूं तो 14 + 3 × 1 17 ग्राम आपको यहां पे मिल गया। 17 ग्राम के हिसाब से 17 ग्राम ऑफ अमोनिया जो है उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसमें मिलेंगे हमें। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स तो मेरे को वहां पे मिलने वाले हैं। 1 ग्राम ऑफ एमोनिया अगर मैं देखूं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो आप यहां पे देखोगे उसको डिवाइड कर दोगे अपने 17 के साथ। और 4.25 ग्राम अगर आप एमोनिया लेते हो और उसका अगर आप फाइंड करना चाहो तो 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 4.25 आप यहां पे करेंगे। सॉल्व करने पे आपका आंसर 1.5 10⁻23 आपको मिलेगा। ये है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो कि हमारा बी ऑप्शन हमें यहां पे मिलता है। अब हमें बात करने क्वेश्चन नंबर 31 की। कहता है करेक्ट द स्टेटमेंट्स इफ रिक्वायर्ड। 1 mole of chlorine contains 6.023 × 10⁻23 atoms of chlorine। और इसमें गैस तो बोला नहीं है तो Cl2 का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो एटम अगर एक सिंगल एटम के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ठीक है, बट हाँ गलती बस ये आना चाहिए था कि 6.022 × 10⁻23 होना चाहिए था। ये गलती है अगर है तो। लेकिन अगर ये गैस होता तो यहां एटम्स की जगह पे फिर मॉलिक्यूल लिखे जाते, तब हमारा सही आंसर होता। आगे देखते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर मुझे अपना वाटर वेपर क्रिएट कर रहा है अगर मेरे पास, और बैलेंस करना चाहूँ अगर, तो मेरे पास 2 यहाँ 2 और देखिए बैलेंस हो चुका है। अगर इनके रेशियो की बात करें तो 2:1:2 आप यहां पे देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का जब 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तब जाके 2 वॉल्यूम ऑफ मुझे वाटर वेपर मिलेगा। तो यहां पर आपका 2 वॉल्यूम की जगह पे 1 वॉल्यूम होना चाहिए था, तो 1 आना चाहिए था, तब जाके आपका वो ठीक हो जाता। Relative atomic mass of an element is the number of times 1 molecule, 1 molecule होता है 1 एटम होता है आपका। यहां कट के आपके पास 1 atom of an element is heavier than 1/12 the mass of an atom of carbon C12। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Under the similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contains equal number of atoms। ना equal number of molecules, तो यहां पे मॉलिक्यूल्स हमारे पास आना था। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको लेकर असमंजस में हूं। द रीजन इज दैट, देखिए अगर मैं अगर नंबर चेक करूं तो 6.022 आना चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं क्लोरीन 1 मोल ऑफ क्लोरीन बोल रहा, अब क्लोरीन जो है अगर मैं नेचर में देखूं
तो Cl अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये Cl2 में एग्जिस्ट करता है, मतलब एज ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। और अगर ये एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे एटम्स की जगह पे मॉलिक्यूल्स आपका आना चाहिए। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसा हुआ तो ये आंसर है, अगर गैस की पर्सपेक्टिव से सोच रहे तो ये आंसर है। अदरवाइज नंबर 6.022 होता है, 23 नहीं होता है। तो सिर्फ अगर नंबर में ही चेंज है फिर तो ये वाला आपको चेंज करना होगा, वैसे स्टेटमेंट तो गलत है ही है, ठीक है। चलिए, सो फाइनली हमने हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे देने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फाइनली मोल कंसेप्ट के जो एक्सरसाइज थी 5B उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल्स, उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो अच्छी तरह समझ में आगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। देखिए, अगर आप लाइक करेंगे तभी तो इसका जो एल्गोरिथमिक एक प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये काफी लोगों के पास जाएगी ये वीडियो। तो कृपया इसको लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बस आज इतना ही, थैंक यू सो मच।